हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बहू, नए लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट चैप्टर की। जहाँ छोड़कर गए थे चर्चा, वहीं से चर्चा को स्टार्ट करेंगे। सब सामने देखेंगे नई तरफ। बहू, बजट के दो कंपोनेंट हैं, सब सामने देखो बेटा। ठीक है ना, आज बहुत सारी नई बातें होनी है, चैप्टर का बेस बन जाना है। वो बजट के ना दो कंपोनेंट होते हैं, बजट रिसीट्स और बेटा बजट एक्सपेंडिचर। वो बजट के दो कंपोनेंट हैं, बजट रिसीट्स और बेटा बजट एक्सपेंडिचर। बेटा रिसीट्स फर्दर दो तरीके की हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। बहू, अगर सरकार के पास पैसा आए, ये तो बात कंफर्म है कि रिसीट है। अब रेवेन्यू है या कैपिटल, ये हमें कैसे पता लगेगा? बहू, आपको हर हाल में डेफिनेशन सेटिस्फाई करानी होगी। रेवेन्यू रिसीट की डेफिनेशन पता है क्या है? which neither create liability nor causes reduction in any assets। जो रिसीट सरकार की ना तो लाइबिलिटी क्रिएट करे, ना ही सरकार की एसेट्स को रिड्यूस कर दे, ऐसी सारी रिसीट्स को बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट्स। और कैपिटल रिसीट्स की भी डेफिनेशन थी बेटा, विच आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स। या तो बेटा लाइबिलिटी क्रिएट कर देगी, या बेटा आपकी एसेट्स को रिड्यूस कर दे। ऐसी सारी एसेट्स को, ऐसी सारी रिसीट्स को क्या बोलूँगा? कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स के फर्दर दो पार्ट कर लिए थे हमने, टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। टैक्स के फर्दर दो पार्ट कर लिए थे हमने, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। इतना पढ़कर चले गए थे। मुझे बस एक बात बताओ, क्या आपको दिखाई दे रहा है टैक्सेस दोनों कुछ भी हो रेवेन्यू रिसीट्स में ही मैंने क्लासीफाई करे, है ना? क्यों? इधर देखना बाबू, सरकार ने डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कर लिया बहुत मोटा, 12.5 लाख करोड़ रुपए। मान लो इस साल डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स इकट्ठे हुए सरकार के पास 12.5 लाख करोड़ रुपए। पहले मुझे बताओ, सरकार के पास पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। पैसा आ रहा है, ये बात पक्की बात है कि रिसीट है? अभी कैसे डिसाइड करूँ वो रेवेन्यू या कैपिटल? डेफिनेशन सेटिस्फाई करो। क्या बेटा सरकार के पास टैक्स के आ जाने से सरकार की कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि आपके घर के बाहर की रोड बनवानी है? जबरदस्ती है? लाइबिलिटी है क्या? सरकार की लाइबिलिटी है आपके घर के बाहर रोड बनानी? ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं है। ना तो सरकार की कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती, ना ही उससे सरकार की कोई एसेट्स कम होती। तो बाबू, इसको कहाँ क्लासीफाई किया जाना चाहिए? रेवेन्यू रिसीट्स में, वहीं किया मैंने। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? पक्की बात? आगे बढ़ाएं बात को। बाबू, अब मुद्दा उठता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स क्या है। ठीक है जी बाबू, कल बताया था मैंने 9 है। टैक्स रेवेन्यू तो बहुत आसान है ना भैया, डीटी और आईडीटी दो ही थे नाम, या 9 नाम है। आसान तो ये भी है, पर नाम 9 है। ठीक है जी बाबू, नाम लिखते हैं पहले। आप सब चाहे मेरे साथ साथ लिख देना, वैसे मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। बाबू, नाम का जो शॉर्टकट है ना, वो है IPL FFF EGS। ठीक है जी, इसको तो क्या ही बोलोगे, IPL। ठीक है ना, F³ है, EGS, ये शॉर्टकट है। याद रहे, बहुत अच्छी बात। नहीं रहे, जैसे आपको लगे मैं ऐसे याद कर सकता हूँ, वैसे कर। ठीक है जी बाबू, मैं लिख देता हूँ एक बार पूरा का पूरा, 6 के 6, सॉरी 9 के 9 के पूरे नाम। आप भी मेरे साथ साथ लिख दो। लो, फटाफट से नाम नोट डाउन कर दो एक बार आप। तो बच्चों, समझते जरा 9 के 9 के बारे में। सब सामने देखना बेटा, अब कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, अब सिर्फ मैं लिखूंगा थोड़ी देर तक। सब सामने देखना। बाबू, सबसे पहले बात करता हूँ इंटरेस्ट की। मेरी तरफ देखना। सर, आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही बजट की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट बजट चैप्टर में मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिसीट और एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ।
अगर मैंने बोला है बजटरी रिसीट तो मैं किसकी रिसीट की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो बात कर रहा हूँ पूरे चैप्टर में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना बेटा स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दिया, ठीक है। और वो जब लोन दिया स्टेट गवर्नमेंट को तो क्या वहां से इंटरेस्ट इनकम आएगी, क्या वहां से इंटरेस्ट रिसीव होगा, होगा भैया। अगर ब्याज पे दिया है पैसा तो आएगी तो आएगी ब्याज, बेटा ब्याज आ गई। रिसीट है, फटाफट से बताओ रिसीट है बाबू। अब कहाँ क्लासीफाई करूँ, रेवेन्यू या कैपिटल, मुद्दा ही होता है सर। डेफिनेशन सेटिस्फाई करा लो ना, which neither create liability nor causes reduction in any assets। अगर आपने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया है बेटा बाबू, क्या आपकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है इंटरेस्ट रिसीव करने से, क्या कोई एसेट्स रिड्यूस हो रही है, नहीं ना, तो मेरी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही ना ही मेरी कोई एसेट रिड्यूस हो रही। तो बाबू ऐसे रिसीट्स को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स। उसमें भी दो पार्ट है, टैक्स और नॉन टैक्स। सर ये टैक्स तो नहीं है तो कहाँ क्लासीफाई कर दूँ, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ जाए बाबू। उसके बाद मुद्दा उठता है प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। इधर देखना, अगर किसी जगह पे सरकार 100% शेयर होल्ड करती है, वहां से जो भी रिटर्न आएगी उसको बोलूंगा प्रॉफिट्स। और अगर कहीं सरकार 100 से कम परसेंट शेयर होल्ड करती है, वहां से जो भी रिटर्न आएगी उससे बोलेंगे डिविडेंड। समझ में आ रही है बात बाबू। इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% शेयर होल्ड करती है इन इंडियन रेलवे। बेटा इंडियन रेलवे जो कुछ प्रॉफिट कमाता है सारा का सारा किसको मिल जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल जाता है। प्रॉफिट्स है, क्या बेटा कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, क्या कोई एसेट्स रिड्यूस हो रही है, नहीं बेटा। सरकार की इनकम है और वो भी रेवेन्यू रिसीट, और उसमें भी बड़ा स्पेसिफिक हो जाऊं तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है जी बाबू। डिविडेंड, इसका कोई एग्जांपल बाबू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टाइम LIC में 100% शेयर होल्ड नहीं करती। सरकार ने 3.5% शेयर लास्ट ईयर बेच दिए थे, मैंने भी खरीदे थे, बतेरे लोगों ने खरीदे हुए। इंडिया में 21,000 करोड़ के शेयर बेचे थे, 21,000 करोड़ के 3.5% शेयर। सर अब सरकार होल्ड नहीं करती पूरा 100%। बाबू LIC जो भी कुछ कमाता है उसका काफी बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देता है, पर हम उसे वो प्रॉफिट नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, डिविडेंड। मुझे भी मिलता है डिविडेंड, सरकार को भी मिलता है, मैं भी शेयर होल्डर, सरकार भी शेयर होल्डर। लेकिन एक बात बताओ, ये डिविडेंड मिला, क्या कहीं कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई सरकार की कि LIC के लिए कुछ अच्छा करना है, ऐसी कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। कोई एसेट्स रिड्यूस हुई, नहीं बेटा। डिविडेंड मिलने से कौन सी एसेट्स रिड्यूस होती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो, क्लियर है बात। देख लो, 3 बातें हो गई, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड, ठीक है बाबू। लाइसेंस फी, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, लाइसेंस फी और फी को आप एक ही हेडिंग बना सकते हो बोर्ड के एग्जाम में, अभी भी बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा मुद्दा बस अलग अलग हो जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। लाइसेंस फी की बात करता हूँ बेटा, सरकार कुछ चीज़ों के लाइसेंस इशू करती है जिसके बदले में नॉमिनल सी फीस रहती है। मैं बता देता हूँ बेटा, अगर आपको गन रखनी है या राइफल रखनी है, आपका धंधा है ज्वेलर्स का, ठीक है जी, और आपके लिए लगभग नेसेसिटी सी चीज़ है ये, ठीक है जी, और बहुत बड़ा ज्वेलरी का धंधा है, आप 1-2 गन का लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो गवर्नमेंट कहती है बना देंगे, दिक्कत नहीं है, इसके बदले में हमारी एक फीस है, लाइसेंस फी देनी पड़ेगी आपको। तो वो आप कहीं ना कहीं सरकार को पे करते हो, सरकार रिसीव करती है, बदले में सरकार की ना तो कोई लाइबिलिटी आती ना ही कोई एसेट्स रिड्यूस हो गई, रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही है बात। और भी एग्जाम्पल दे देता हूँ इस चीज का मैं आपको। ऑल इंडिया परमिट, बाबू कई बार आपने कमर्शियल व्हीकल किसी ट्रक पर देखा है ऐसा लिखा हुआ गोल निशान में ऑल इंडिया परमिट, एक सर्कल सा बना होता है, लिखा होता है ऑल इंडिया परमिट, मतलब इस ट्रक को कहीं भी ले जाया जा सकता है। खरीदते टाइम बेटा आप परमिट लेते हो कि मैं इसको कहाँ चलाना चाहता हूँ। अगर ऑल ओवर इंडिया चलाना चाहते हो तो आपको ऑल इंडिया परमिट लेना पड़ता है सरकार से, इसके बदले में सरकार एक फीस चार्ज करती है। अगेन बेटा, ना तो सरकार की कोई लाइबिलिटी आई ना ही कोई एसेट्स रिड्यूस हो गई, तो बाबू ये क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ जाए बाबू। फिर फीस में क्या लिखेंगे, सर यहाँ फीस तो है, सरकार बहुत सारी फीस भी लेती है, पर बेटा लाइसेंस नहीं इशू होता, इसी वजह से लाइसेंस फी नाम नहीं है। जैसे कि मान लो आप बेटा कोर्ट कचहरी में किसी आदमी के ऊपर मुकदमा करना चाहते हो,
तो बेटा कोर्ट की एक बड़ी नॉमिनल सी फीस रहती है 500,000 रुपये। बाबू आप वो मुकदमा कर सकते हो। ये पैसे जाते किसकी जेब में बेटा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जेब में जाते हैं, जिसके बदले में सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं है और कोई एसेट्स रिड्यूस नहीं हो जाने वाली। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही बात? तो वो आपने आज एक व्हीकल खरीदा, व्हीकल खरीदते टाइम बेटा आप आरसी लेते हो। आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये व्हीकल मेरे नाम पर रजिस्टर्ड हो जाए। सरकार उसके बदले में फीस लेती है बेटा। अब वो अगेन सरकार की ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं है कि आपको अच्छी साफ सुथरी रोड देनी है कि आपने व्हीकल लिया है, कोई लायबिलिटी नहीं है सरकार की, ना ही कोई एसेट्स रिड्यूस हो जाने वाली। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बाबू उसके बाद बात करते हैं फाइन्स एंड पेनल्टीज की। बेटा इंडिया में आप किसी भी लॉ को ब्रीच करते हो, कॉन्ट्रावेंशन करते हो किसी भी लॉ का, तो बाबू देयर इज सम फाइन एंड पेनल्टीज। इसके बदले में बेटा सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई एसेट्स रिड्यूस नहीं होगी। हमने इतने चलान भुगते हैं सहारनपुर वालों ने, अब तो मेरा ख्याल अच्छा से पता है फाइन्स एंड पेनल्टीज क्या होता है। ठीक है ना जी? अभी किसी चौराहे पे पुलिस पकड़ ले या बेटा विदाउट हेलमेट देख ले, कहीं ना कहीं घर बैठे बिठाए चलान आ जाते हैं और आप भुगतते हो। सर सरकार की जेब में जा रहे हैं पैसे, आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है लॉ का, क्या बेटा कोई एसेट्स सॉरी क्या कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसके बदले में? कोई एसेट्स रिड्यूस हो गई? कुछ भी तो नहीं। क्लियर है बात? ठीक है जी बाबू, मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे ताकि आपको ध्यान रह जाए। आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू 6 माइनस 4 फीचर। बेटा 4 फीचर का हिंदी में मतलब होता है जब्त करना। क्या मतलब होता है? जब्त कर लेना किसी चीज को। बाबू कई बार आप देखते हो, ऐसा आपने बहुत सारी जगह पे देख भी लिया होगा पिछले 1 साल भर में। बाबू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना किसी एक पॉलिटिशियन को या किसी एक आदमी को जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं नोटिस भिजवाया कि सीबीआई के सामने पेश हो जाओ या कोर्ट के सामने पेश हो जाओ, और ये बंदे भागने लगते हैं कि हमारे ऊपर करप्शन का नोटिस कहाँ से आ गया, भागने लगते हैं। ठीक है जी, ट्रेस नहीं हो रहे। क्या करती है सरकार जब ये ट्रेस नहीं होते 2-3 नोटिस के बाद? तो वो इनकी प्रॉपर्टी कब्जानी शुरू कर देती है, जब्त करना शुरू कर देती है, प्रॉपर्टी बेचना शुरू कर देती है। तो वो सरकार ने इनकी प्रॉपर्टी कब्जाई, बेच दी, नीलाम कर दी, वो दूसरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, हर एक पे सील लगानी शुरू कर दी। बाबू ये किसकी हो गई? ये सब सरकार की हो गई। भागता रहे कहाँ भागेगा, मत वापसी में मत आ जाए। सर एक बात बताओ, इसके बदले में सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई, कोई एसेट्स रिड्यूस हो गई सरकार की? क्या है ये? रेवेन्यू रिसीट्स, वो फीचर जब कर लिया सरकार ने, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आपको पता है लोकल यूनिवर्सिटी आपके बराबर में बेहट से जब आप पोंटा साइड की तरफ जाओ, विकास नगर की तरफ जाओ, लोकल यूनिवर्सिटी आती है, तब जा रही है सरकार ने, हाजी इकबाल की होती थी, ट्रेस नहीं हो रहे कहीं पर भी, कहीं पर भी ट्रेस नहीं हो रहे। ऐसा लोग बोलते हैं कि दुबई भाग रहे, नहीं हो रहे ट्रेस, चार्जेस हैं उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े। क्या किया सरकार ने? सारी प्रॉपर्टी बचा ली, फॉरवर्ड कर ली, जब्त कर ली। कोई लायबिलिटी है सरकार की? नहीं। कोई एसेट्स रिड्यूस हो गई? नहीं। क्लियर है बेटा बात? अभी तक कोई परेशानी? 6 बातें कर दी मैंने, आगे बढ़ जाए। बाबू 7th वन इज एस्टीट्स। बेटा एस्टीट्स क्या होता है? अगर कोई इंसान मर जाए और पीछे दूर दूर तक उसका कोई लीगल हायर ही ना हो, कोई रिप्रेजेंटेटिव ही ना हो, तो बाबू सारी की सारी प्रॉपर्टी सरकार ले जाती है, इससे बोलते हैं एस्टीट्स। समझ में आती है बात? एक आदमी मर गया, घर में रहता था, दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं था बेटा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, घर मकान सब बंद पड़े। बाबू जब भी सरकार की नजर चली जाएगी तब सरकार अपना आप कब्जा लेगी उसको, इसे बोलते हैं शीट्स। क्लियर है बात? पक्का से आगे बढ़ते बाबू। 8th वन इज गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। बेटा सरकार को किसी ने गिफ्ट दिया, मान लो किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट को गिफ्ट दिया, या बाबू किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने कोई गिफ्ट दे दिया, या यूएन ने कोई गिफ्ट दे दिया, कोई भी गिफ्ट दे सकता है। बाबू गिफ्ट देने से किसी की लायबिलिटी आती है कि मेरे को भी वापसी वैसा ही गिफ्ट वापस करना है? तो फॉरेन गवर्नमेंट गिफ्ट दे सकती है कि नहीं? किसी दूसरे देश की गवर्नमेंट को दे सकती है। बदले में क्या कोई सरकार की लायबिलिटी आ जाती है? कोई एसेट्स रिड्यूस हो जाती है? गिफ्ट से कौन सी लायबिलिटी आती है भाई?
नाम ही गिफ्ट है। समझ में आ रही है बात? अभी श्रीलंका बहुत परेशान चल रहा था पीछे देश, इंडियन गवर्नमेंट ने मदद करी है करीब 100 करोड़ रुपए की, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो गिफ्ट दिया हमने। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो है? समझ में आ रही है? 8 बातें हो गई। स्पेशल असेसमेंट, और तो बेटा ये देखने को कभी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूँ बेटा क्या मतलब है स्पेशल असेसमेंट का। बाबू मान लो मैं बोलता हूँ आपकी एक ज़मीन पड़ी हुई है, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है, और आपकी ज़मीन के आसपास बहुत सारी ज़मीन है, और बाबू अनाउंसमेंट हो जाती है कि ना यहाँ मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है पास में, तो ज़मीन के दाम हो जाते हैं 4-4 गुना रातों रात, ठीक है जी, और कुछ टाइम में ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। बाबू सरकार के पास ऐसा राइट है कि अगर आपकी ज़मीन की कीमत बढ़ जाती है तो सरकार आपसे कह सकती है इसका एक छोटा सा पोर्शन मुझे दे दो, क्योंकि डेवलपमेंटल एक्टिविटी मैं कर रही हूँ यहाँ पर, ऐसा कह सकती है सरकार एज पर लॉ, पर कभी कहती नहीं है बेटा। अगर मान लो सरकार कह ले और आपसे 50-50 लाख हर जमीन वाले से वहां रिकवर कर ले, तो क्या बदले में सरकार की कोई लाइबिलिटी है? नहीं। कोई एसेट्स रिड्यूस हो जाएगी? नहीं। ठीक है, लाइव कोई एग्जाम्पल है नहीं इस चीज का, और देखोगे भी सरकार नहीं मांगती, हमारी इंडियन गवर्नमेंट मांगती नहीं, एज पर लॉ मांग सकती है पर मांगती नहीं। 9 की 9 बातें क्लियर हुई पक्का से? ये पता है कि इन नॉन में से कोई भी सरकार की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करेगा, ना ही कोई एसेट्स को रिड्यूस कर देगा, इस वजह से मैंने क्लासीफाई किया नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं पक्का से? चलो बाबू मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे कैपिटल रिसीट्स की, ठीक है, एक बार डेफिनेशन बताना बेटा, विच, देखनी है डेफिनेशन ऐसी बतानी है, which either creates liability or causes reduction in any assets। या तो सरकार की लाइबिलिटी आएगी, देखो पैसा तो आ ही रहा है तभी तो रिसीट्स है, लेकिन ये पैसा ऐसे आ रहा है या तो लाइबिलिटी है कि वापस करना होगा ये पैसा, या बेटा मेरी किसी एसेट्स को रिड्यूस करके ये पैसा आ रहा है। अच्छा देखते हैं समझते हैं बेटा। बाबू कैपिटल रिसीट्स में टोटल 4 बातें हैं, बहुत आराम से समझना, नोट डाउन करने का बहुत टाइम बचेगा मेरे पास, इसके बाद कोई मुद्दा नहीं है आज का, ठीक है जी, कैपिटल रिसीट तक की बात रखें, इतना पोर्शन मुझे आपको याद कराना है हमें। बाबू सबसे पहली बात कैपिटल रिसीट्स में आती है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब बाबू अकाउंट्स के बच्चे हो, बोरोइंग्स का तो मतलब समझते होंगे ना, मतलब लोन्स, मैंने बस फ्लैश करके लिख दिया, आपको नोट डाउन नहीं करना, बोरोइंग से लिखना बस, सीधी सीधी सी बात, इतना सिंपल वर्ड क्या लिख के करोगे, ठीक है जी। बाबू आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मेरे देश की गवर्नमेंट हो, आपने बेटा लोन ले लिया, किसी से भी ले सकते हो, इधर फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से लोन ले सकते हो, फटाफट बताओ, ले सकते हैं। ओएमओ याद तो नहीं आएगा, पिछले चैप्टर में बोला अभी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, टी बिल्स, बिजनेस स्टडीज में टी बिल्स बोला है, इको में ओएमओ बोला है, यार क्या बात कर रहे हो यार, तो ले सकती है सरकार, पब्लिक से भी लोन ले सकती है, आरबीआई से ले सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट से ले सकती है, फॉरेन किसी इन्वेस्टर से ले सकती है बेटा, किसी भी इंस्टीट्यूशन से, डब्ल्यूएचओ से, यूएनओ से, ठीक है ना, आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक से, किसी से भी ले सकती है, ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते? ले सकते हैं लोन। बाबू अगर आपने ये लोन लिया, मुझे बताओ पैसे आए या गए? आए, पैसे आए तो मतलब रिसीट्स है, फटाफट बताओ यार क्या हो गया, सो क्यों रहे हो, आए तो रिसीट्स है। बाबू अब रेवेन्यू या कैपिटल मुद्दा ये उठता है, सर डेफिनेशन सेटिस्फाई करा लो ना, विच आइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी, क्या ये जो बोरोइंग का पैसा आया लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है क्या नहीं? अकाउंट्स के बच्चे हो, सेंसेबल आंसर करना। हाँ जी सर, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, कहाँ दिखाई जानी चाहिए? कैपिटल रिसीट्स में तो दिखाई जानी चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े, पक्का सा समझ में आ रहा है सब कुछ? इजी है, चैप्टर भी बहुत खत्म है तो चलो, वो तो तुम्हें पता कितना खत्म है भैया, मैं तो बहुत ही आसान करता हूँ सभी चैप्टर को। रिकवरी ऑफ लोन याद करो, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आओ वो बात करते हैं रिकवरी ऑफ लोन की, सब सामने देखना बेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, 10 साल से। बाबू आज आपने कह दिया लाओ सेंट्रल गवर्नमेंट मेरा ये लोन वापस कर दो, ठीक है, मुझे भी जरूरत है पैसे, और आपने रिकवर करा दिया ये लोन। सर जब आपने रिकवरी कराई लोन की, पैसा आया या गया? रिकवरी कराई लोन की, पैसा आ गया, रिसीट से ये तो क्लियर है ना, ये तो क्लियर है ना, रिसीट है, पक्की बात, वो रिसीट है, सबको समझ में आती है बात। अब रेवेन्यू या कैपिटल, बेटा डेफिनेशन सेटिस्फाई करो, कोई भी नहीं बता सकता रेवेन्यू या कैपिटल नाम से, आपको डेफिनेशन सेटिस्फाई करानी है बेटा। विच आइदर क्रिएट लायबिलिटी और कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स, बेटा ये आपकी ना एसेट्स को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि जिस दिन आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा लोन दिया होगा ना स्टेट गवर्नमेंट को, अपनी एसेट्स में रिकॉर्ड कर रखा होगा लोन्स एंड एडवांसेस टू स्टेट गवर्नमेंट, इतने रुपए, एसेट ही तो बनाया होगा कि मैंने लोन दे रखा है स्टेट गवर्नमेंट को, कभी तो आएंगे ना वो पैसे, एसेट ही तो बनाया होगा। और जब ये लोन की रिकवरी हो गई होगी, आपको नहीं लगता इसने मेरी एसेट्स को रिड्यूस कर दिया होगा? जब ये लोन की रिकवरी हुई होगी, एसेट्स को रिड्यूस ही तो कर दिया होगा। कोई दिक्कत का परेशानी तो नहीं? कुछ भी समझ में आया? हैरान हुए आप थोड़ा सा इस बात को लेकर, हैं? हाँ तो एसेट्स तो रिड्यूस हो रही है। अब मैं बताता हूँ, अब आप क्या सोच रहे हो, अब आप पूरे प्रॉपर अकाउंट्स पे आ गए। अब आपने पता क्या सोचा, कैश बढ़ गया और ये कम हो गया, यही सोचा ना। कैश बढ़ गया की जगह मैं बोल तो रहा हूँ रिसीट हो गई, पैसे जब आए आए ना, रिसीट हो गई ना, उसको मत देखो कैश को, आप अकाउंट्स के हिसाब से आप सोचना शुरू कर रहे हो कि एक एसेट बढ़ गई दूसरी कम हो गई, एसेट तो न्यूट्रल रही, ये सोचा अब आपने, यही तो नहीं सोचना। पैसे आ गए मतलब रिसीट हो गई, दूसरा इंपैक्ट सोचो बस, समझ में आएगा? तो बाबू जब हम लोन रिकवर कराएंगे, हम अपनी एसेट्स को तो कम कर देंगे, पहले हमने एसेट दिखाई होगी कि हमने लोन दिया हुआ स्टेट गवर्नमेंट को, कभी वापस आना है, आज लोन आ गया तो हम क्या करेंगे, उस एसेट्स को कम ही तो कर देंगे, तो ये लोन आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? दो बातें समझ में आ गई, ठीक है? बोरोइंग्स और रिकवरी ऑफ लोन। थर्ड वन सर, डिसइन्वेस्टमेंट। बेटा ये डिसइन्वेस्टमेंट क्या टर्म होती है, याद आया होगा वैसे कुछ, सरकार के लिए वर्ड लगता है डिसइन्वेस्टमेंट। बेटा डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सेल ऑफ शेयर्स। मैं जब सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, सेल ऑफ शेयर बोलते हैं। मैं जब किसी कंपनी में शेयर परचेज करता हूँ ना, मान लो मैंने आज रिलायंस के शेयर परचेज करे, तो मैं ऐसे ही तो बोलूँगा मैंने आज रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर दिया भाई, है ना। और जब मैं बेचूंगा तो सिंपल भाषा में बोलूँगा सेल ऑफ शेयर, टेक्निकली इसको बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट कर दी भैया मैंने रिलायंस में से। समझ में आ रही बात? बाबू सरकार के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है ज्यादातर, जब भी सरकार अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचती है तो बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करती है। अब आप बात को समझो, LIC में आप कभी 100% शेयर होल्ड करते थे, वो रकम बहुत बड़ी है, मुझे क्या करना रकम में उलझ के, बहुत बड़ी है, ठीक है जी। और अगले साल आपने बेटा LIC के कुछ शेयर बेच दिए, अब आपकी एसेट्स रह गई, अब आपकी इन्वेस्टमेंट रह गई 96.5%। बस मुझे एक बात बताओ, ये आपने डिसइन्वेस्टमेंट करी कि नहीं करी? डिसइन्वेस्टमेंट करी। वो जब आपने LIC के शेयर बेचे मार्केट में 21,000 करोड़ के, पैसा आया या नहीं सरकार के पास? फटाफट बताओ, पैसा आया? पक्की बात? बाबू क्या है कि रेवेन्यू या कैपिटल, ये तो बात सबने बोल दी, पैसा आया, रिसीट्स तो पक्का है, तो डेफिनेशन सेटिस्फाई करा लो ना, विच आइदर क्रिएट लायबिलिटी और कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स। आपको नहीं लगता आपकी एसेट्स रिड्यूस हो गई होगी? अगर मान लो पहले ये फिगर 1 लाख थी, तो अब ये फिगर 96,500 रह गई होगी, कुछ तो एसेट्स गिरी है ना, पक्की बात? क्लियर है बात? 3 बातें हो गई, लास्ट बात कैपिटल रिसीट्स भी करो बाबू। लास्ट वन है स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स बेटा कुछ सेविंग्स ऐसी है जो हम पोस्ट ऑफिस में करते हैं, पर उसके पैसे पोस्ट ऑफिस भी नहीं रख सकता, उसके पैसे बेटा किसकी जेब में जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जेब में जाते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, पता नहीं आपने सुना है क्या नहीं, किसी ने नाम सुना है KVPs का? KVPs या NSC? चलो मैं बताता हूँ बाबू,
एक टर्म होती है केवीपीस, मतलब किसान विकास पत्रास, किसान विकास पत्र बोलते हैं, ठीक है। एक टर्म होती है बेटा एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। बहु ये दोनों ही सरकार की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, ठीक है ना। एफडी से ज़्यादा ब्याज रखती हैं और एफडी से जल्दी पैसे को डबल कर देती है। आज जाके पूछ के आना पोस्ट ऑफिस में कि सर अगर मैं एफडी कर रहा हूँ तो पोस्ट ऑफिस वाले बोलेंगे कि 12 साल में डबल हो जाएंगे पैसे। और पूछना किसान विकास पत्र खरीदूँ या एनएससी खरीदूँ, तो एक में 10.5 साल में हो जाएंगे, एक में लगभग 11 साल में हो जाएंगे। यानी कि इनकी ब्याज एफडी से ज़्यादा होती है, तभी तो बेटा एफडी से जल्दी पैसा को डबल कर देते हैं। और दूसरी बात, इसमें इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा क्या है बेटा, इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो। अब बाबू अगर आपने पोस्ट ऑफिस को अमाउंट भर भर के जमा कराया, पोस्ट ऑफिस ये पैसे किसको भेजता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिसीट है, पैसे आ गए, रिसीट है। अब वो रेवेन्यू या कैपिटल डेफिनेशन सेटिस्फाई करा दो विच आइदर क्रिएट लाइबिलिटी। वो ये सरकार की ना लाइबिलिटी क्रिएट कर देता है कि सरकार को 10.5 और 11 साल में इसके पैसे डबल करके देने हैं, सरकार ही दे रही है इसका सारा ब्याज। समझ में आती है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो वो मैंने ना कैपिटल शीट में टोटल 4 बातें बोली हैं। बोरोइंग भी लाइबिलिटी क्रिएट करती है, और जो चौथी बात मैंने बोली स्मॉल सेविंग्स भी लाइबिलिटी क्रिएट करती है। जो दूसरी बात बोली मैंने रिकवरी ऑफ लोन, और तीसरी बात बोली डिसइन्वेस्टमेंट, दोनों एसेट्स रिड्यूस करती है। पहली और चौथी लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है, दूसरी और तीसरी एसेट्स को रिड्यूस कर रही है, ठीक है जी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी सारी टर्म्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हो गई है क्लियर, देख लो, बाकी तो आपने ही करना है, अपने आप के मन को तो तुमने ही समझाना है। नहीं मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अब जो नोट डाउन करना है कर लो, फिर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बस डेफिनेशन लिख रहा हूँ बस आज का, और कोई मुद्दा नहीं। या पहले लिख ही दूँ, लिख दूँ फिर एक ही बार लिख लोगे, चलो ठीक है सर। बाबू मुझे रेवेन्यू रिसीट की डेफिनेशन बताना, इधर देखो प्लीज। विच नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी nor causes reduction in any assets, either create liability or causes reduction in any assets। फर्क समझना सर, बजटरी एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है सर। समझदार एक बारी में समझ जाएंगे। विच नाइदर क्रिएट्स, सर उधर क्या लिखा था, लाइबिलिटी, nor causes reduction in any assets, which neither create assets nor causes reduction in any liability। ना तो बेटा ये लाइफ आपकी एसेट्स क्रिएट करते, ना ही बेटा आपकी किसी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर देने वाले हैं। बाबू कैपेक्स क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, विच आइदर क्रिएट एसेट्स, which either creates assets or causes reduction in any liability। समझाते हुए बात मैं कल ही पाऊंगा जब मैं एग्जाम्पल दूंगा। वो मैंने कल भी बोल दिया था जब इनकी डेफिनेशन लिखी थी कि क्लैरिटी से मैं कल ही समझा पाऊंगा इस बात को, कहा था ना कल ही समझा पाऊंगा। आज समझ आई क्या नहीं है, तो समझ तो ये भी आ जाएगी कल, इतना तो मुझे मेरे ऊपर भी विश्वास है, ठीक है ना जी। सर बस नोट डाउन करके चले जाना, ठीक है जी। रेस्ट कर सकते हैं फिर आप, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।